तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शाओ फैन एक जंप लगाकर उस बीस्ट के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उस बीस्ट को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जड़ से चिल्लाने लगता है और झटपटाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है और शाओ फैन उसकी पीठ को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर चेन उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं गिर जाता है। जिसके बाद शाओ फैन देखता है कि ये बीस्ट सीधा मिस्टर चेन की तरफ जा रहा है, तो वो उछलकर उस गर्दन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों पर जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे वो बीस्ट अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते भागते मिस्टर चेन के साइड से गुजर जाता है और मिस्टर चेन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो लोग देखते हैं कि शाओ फैन उस बीस्ट के साथ से काफी दूर जा रहा है और वहाँ से भागते भागते वो बीस्ट एक जगह पहुंचकर शाओ फैन को अपनी गर्दन से नीचे उतार देता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि शाओ फैन अपने आप को बचाकर उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उस पर अपने पाउडर से अटैक करता है, जिससे उस बीस्ट को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी बात का फायदा उठाकर शाओ फैन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो जानता था कि वहाँ पास में एक खाई है, तो वो उस खाई की तरफ जाने लगता है। जब वो बीस्ट उसे देखता है तो वो दोबारा से उसका पीछा करता है। शाओ फैन भागते भागते उसी खाई के पास आ पहुँचता है जहाँ पे उसकी बहन गिरकर मर गई थी। वो बीस्ट बहुत ही तेजी से आते साथ ही शाओ फैन पर एक पंजे से अटैक करता है, मगर शाओ फैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो बीस्ट उस पहाड़ से फिसल कर आगे चला जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और शाओ फैन वो भी गिरते गिरते बाल बाल बचता है। इस तरह उसे अब उस बीस्ट से छुटकारा मिल गया था, मगर जैसे ही वो खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है तो अचानक से उस बीस्ट का हाथ बाहर आता है और शाओ फैन का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शाओ फैन भी उस पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि किसी तरह वो अपने आप को संभाल लेता है। इतने में मिस्टर चेन वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि शाओ फैन पहाड़ से नीचे गिर रहा है, तो वो अपनी रस्सी से उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, मगर नीचे से उस बीस्ट ने शाओ फैन का पैर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा हो गया था और वो रस्सी से उसे नहीं खींच पा रहे थे। ये देखकर शाओ फैन उस बीस्ट को अपने पैरों से जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ छोड़ता है और नीचे गिर जाता है और मिस्टर चेन और उसके साथी शाओ फैन को खींचकर ऊपर ले आते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ब्रदर, तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो, तुमने अकेले ही मॉन्स्टर को हरा दिया, हमने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी, तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो। जिस पे शाओ फैन कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये कहने के बाद मिस्टर चेन उनसे कहता है कि वो बीस्ट दोबारा वापस आ सकता है, इसलिए हमें अब जरा संभल कर रहना होगा। फिलहाल तो सब लोग वापस अपने कैंप की तरफ चलो और सारी रात अपना ख्याल रखना, सुबह होते ही हम लोग माउंटेन से नीचे उतर जाएंगे। ये कहने के बाद जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि वो लोग चेंग फेंग टाउन की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग बिल्कुल उसके पास पहुंच चुके थे। जिसके बाद मिस्टर चेन उन्हें बताता है कि ये चेंग फेंग टाउन है, हमें अपना सामान यहीं पे ही डिलीवर करना है। और उस चेंग फेंग टाउन में ऊपर एक पहाड़ पर दो चोटियां नजर आती हैं, जिसे देखकर शाओ फैन कहता है कि मिस्टर चेन, ये कौन सी जगह है, क्या ये कोई शाओयांग माउंटेन है? ये सुनकर मिस्टर चेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर शाओ फैन उससे दोबारा पूछता है तो मिस्टर चेन उससे कहता है कि ये बस बेरिन माउंटेन है। ये कहकर वो सबसे कहता है कि सब लोग सीधे चलते रहो, हमें अपना सामान यहीं पे ही डिलीवर करना है। वो लोग उस किले के अंदर अपना सामान डिलीवर करते हैं, जिसके बाद उस किले के लोग अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और मिस्टर चेन अपने साथियों से कहता है कि हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना सामान डिलीवर कर दिया है। अब मुझे बताओ चेंग फेंग टाउन में सबसे फेमस होटल कौन सा है, हम लोग वहाँ पे जाकर खाना खाएंगे और आज मैं तुम लोगों को ट्रीट देने वाला हूँ। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में चेन फेंग, हम तुम्हारा ऑर्डर इसलिए नहीं मानते कि तुम हमारे बॉस हो, बल्कि हम इसलिए तुम्हारा ऑर्डर मानते हैं कि हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं, तुम अपने साथियों का बहुत ख्याल रखते हो। और फिर मिस्टर चेन शाओ फैन से कहता है कि तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो शाओ फैन कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ एक विल्डरनेस एरिया में एक्सोटिक मीट तलाश करना है। ये सुनकर मिस्टर चेन कहता है कि वो तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिस पर उसके साथी कहते हैं शाओ फैन ने उस माउंटेन बीस्ट को अकेले ही मारा है, तो उसके लिए ये छोटे से बीस्ट कौन सा बड़ा मसला है। तो मिस्टर चेन उसे समझाते हुए कहता है कि चेन फेंग टाउन के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही रहना, यहाँ से बाहर जाने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओ फैन अपना घोड़ा लेकर माउंटेन के बिल्कुल नीचे आ जाता है और उस घोड़े को वहीं पर ही बांधकर अपना मैप बाहर निकालता है, जिसमें वो देखता है कि शाओयांग माउंटेन उस मैप में उसे नजर आ रहे होते हैं जो कि उसके सामने थे।
ये कहने के बाद वो शाओयांग माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है, जिस पर वो खुद भी काफी हैरान होता है। और इतने में उस टेम्पल का दरवाजा खुलता है तो शाओ फेन वहाँ पे छुप जाता है और वो छुप कर देखता है कि अंदर से शुआंग ग्रुप के 2 मेंबर्स बाहर निकल रहे हैं और लोग एक लकड़ी की ट्रॉली में किसी चीज को ले जा रहे हैं। तो शाओ फेन गौर से देखता है वो असल में एक लाश होती है जिसे वो दोनों वॉरियर्स बाहर फेंकने के लिए जा रहे थे। और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि उस औरत ने हमारे 7 वॉरियर्स को मार दिया है, जिसकी वजह से अब हमें नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करना होगा और इसकी वजह से माइनिंग का काम भी स्लो हो गया है। ये कहने के बाद वो लोग उस लाश को उस लकड़ी की ट्रॉली से उठाकर नीचे फेंक देते हैं और वापस आते हुए दोबारा से उसी औरत के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि वो औरत तो सच में हमारे लिए गले में फंसी हुई हड्डी की तरह बन गई है। मगर उसके साथ मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास धर्मा प्रोटेक्टर वॉरियर्स हैं और इसके अलावा मास्टर के सबसे खास डिसाइपल भी यहीं पे ही हैं। ये कहकर वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि इतने में कुछ और वॉरियर्स बाहर आ जाते हैं जिन्हें धर्मा प्रोटेक्टर कहते हैं। उन वॉरियर्स का एक लीडर होता है जिसके पास एक मॉस्किटो जैसा बग होता है जो कि उसे कुछ बताने की कोशिश करता है और वो उसे जैसे ही छोड़ता है तो वो बग सीधा उड़ते हुए एक पिलर के पास जा पहुंचता है जहाँ पे शाओ फेन छुपा हुआ होता है। ये देखकर वो लीडर कहता है कि लगता है कि वो लेडी खुद यहाँ पे मरने के लिए आई है। मगर शाओ फेन ये सुनकर अचानक से वहाँ से भागने लगता है, जिस पर वो लीडर अपने साथियों से कहता है कि सब लोग उसका पीछा करो और उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। ये कहने के बाद वो सब उसका पीछा करते हैं और हम शाओ फेन को भागते हुए देखते हैं। वो भागते भागते काफी दूर आ जाता है मगर अचानक से उसके सामने एक वॉरियर आ जाता है जिसके पास एक सोर्ड होती है। तो शाओ फेन कहता है तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने की ही देर थी कि अचानक उसके पीछे से बहुत सारी सोर्ड्स बाहर आती हैं। वो असल में 5 लोग थे और उन्हें देखकर अब शाओ फेन भी थोड़ा सा सावधानी बरतता है और जैसे ही वो लोग उस पे हमला करते हैं तो शाओ फेन उनके अटैक्स को डॉज करके अपनी जान बचाता है और वहां से निकलने की करता है। मगर वो वॉरियर्स उसे चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शाओ फेन को उनसे लड़ने में भी काफी दिक्कत आ रही होती है। और वो लीडर अपने एक और लीडर के पास अंदर जाता है और उसे बताता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी लड़का है मगर मुझे उसके अंदर से कुछ अजीब सी ब्रीथ फील हो रही है। और इस तरफ हम देखते हैं कि शाओ फेन अभी भी उन लोगों के साथ लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते अचानक वो अपनी बॉडी से एक पाउडर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ किसी को कुछ भी नजर नहीं आता और शाओ फेन इसी का फायदा उठाकर एक जगह जाके छुप जाता है और अपना एक आयरन वेपन बाहर निकालकर उसे अपने हाथ में पहन लेता है और कहता है कि अगर ये फाइट यूं ही चलती रहेगी तो ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, इसे जल्दी खत्म करना होगा। ये कहने के साथ ही वो एक वॉरियर को एक पंच मारकर वहीं पे ही ढेर कर देता है, जिस पर उसके साथी कहते हैं कि सब लोग होशियार हो जाओ, ये छुपकर हमला कर रहा है। ये कहने के बाद शाओ फेन उस बंदे की ही गर्दन मरोड़ देता है और फिर बाकी 2 वॉरियर्स बच जाते हैं और शाओ फेन जैसे ही वहां से भाग रहा होता है तो वो वॉरियर्स उसे भागते हुए देख लेते हैं, जिस पर वो उसका फौरन से पीछा करते हैं। तो शाओ फेन उनके सामने आ जाता है और कहता है बस तुम सिर्फ 2 ही लोग बचे हो। ये सुनकर वो वॉरियर्स उस पे हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आते हैं तो शाओ फेन उसके अटैक को डॉज करके उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो दूर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और दूसरा वॉरियर जैसे उस पे हमला करता है तो शाओ फेन उसके गले पर ही अपने घुटने से वार करता है, जिसकी वजह से उसे भी काफी तकलीफ होती है और वो लड़खड़ा कर वहीं गिर जाता है। और इस तरफ ये पहले वाला वॉरियर दोबारा से खड़ा होकर अपना चाकू बाहर निकालता है तो शाओ फेन तेजी से भागते हुए उसके पास आता है और उसका चाकू पकड़कर उसी के गले में घुसा देता है, जिससे उसका खेल वहीं पे ही खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ शाओ फेन उस दूसरे बंदे को देखता है जो कि अभी भी नीचे पड़ा हुआ था। वो शाओ फेन से रहम की भीख मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो। मगर शाओ फेन उससे कहता है कि तुम लोगों ने ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को मारा है, तुम हमेशा कमजोर लोगों पर अटैक करके उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हो और उन्हें मार देते हो। ये बातें सुनकर वो वॉरियर भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। ये कहकर वो गुस्से में शाओ फेन को पंच मारने की कोशिश करता है तो शाओ फेन अपने उस वेपन के साथ उसे पंच मारता है। दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस धर्मा वॉरियर के पंच मारने की वजह से उसकी अपनी ही हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही गिर जाता है और शाओ फेन को कह रहा होता है कि तुम चाहे भागकर कहीं भी चले जाओ, तुम हमारे हाथ जरूर मारे जाओगे। ये कहने की देर थी कि शाओ फेन एक ही पंच के साथ उसे भी सुला देता है और फिर उसके कपड़ों में चेक करता है तो शाओ फेन को एक छोटा सा बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर शाओ फेन को एक आइडिया आता है, वो सबके कपड़ों को चेक करता है और सबके जेब से बहुत ही अच्छे खासे पैसे बाहर निकल आते हैं, जिस पर शाओ फेन कहता है कि इन पैसों से तो मैं वो मीट भी खरीद सकता हूँ।
और फिर वहाँ से जाते जाते वो उन लोगों के बारे में कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने ही मेरे पेरेंट्स को भी मारा होगा। एक दिन मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा और तुम्हारा ये पहले ही बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर शाओफेन वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें होंग जियाओ को दिखाया जाता है। वहाँ पे उसका एक सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि शुआंग ग्रुप ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर होंग जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन लोगों ने गलत बोट पे चढ़कर गलती कर दी है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें इनका भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।